हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके जून 2024 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस लेक्चर में मेनली हम मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसको हम BRF भी कहते हैं, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और कंपनी से 1-2 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 6-7 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। तो इसको आप अच्छे तरीके से देखिए और आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करिए। तो अब आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट फ्री कंसेंट व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किसी भी कंसेंट को हम कब फ्री कहेंगे जब वो किनसे प्रभावित न हो। आपके ऑप्शन है कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या बेलमेंट। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सेक्शन 10 में क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन किस में दिया गया है? सेक्शन 2H में। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात की जाती है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसके अंतर्गत कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसमें से सेक्शन जो 10 है वो ये कहता है कि ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि उनमें जो भी पार्टी हैं उनमें से जो भी कंसेंट उनसे लिया जा रहा है वो कंसेंट फ्री होना चाहिए। समझ में आया? मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ कर लो ये मिस्टर एक्स हैं और ये हैं मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स अपना कार बेचना चाहते हैं 1 लाख रुपए में। सपोज़ कर लो कि मिस्टर एक्स जो है वो अपना कार बेचना चाहते हैं, तो मिस्टर वाई इन्होंने ऑफ़र दिया और मिस्टर वाई ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे ऑफ़र है, ये एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। तो जब मिस्टर वाई एक्सेप्टेंस देंगे तो हमें ये देखना है कि ये जो एक्सेप्टेंस है जिसको यहाँ पे हम कंसेंट कह रहे हैं, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? सहमति। कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए, ठीक है? किसी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए मिस्टर वाई पे। जैसे यहाँ पे अपने मन से वाई 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं उस कार के लिए, तो इसे बोला जाएगा फ्री कंसेंट। लेकिन अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के सर पे बंदूक रख दें और बोले कि नहीं तुम्हें कार खरीदना ही पड़ेगा, तो क्या यहाँ पे फ्री कंसेंट होगा? नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो फ्री कंसेंट के लिए कौन कौन से चीज़ों से प्रभावित नहीं होना पड़ता है। देखिए, कंसेंट की बात करें तो कुछ सेक्शंस आपको याद रखने होंगे। सेक्शन 13 जो है वो बात करता है कंसेंट की। फ्री कंसेंट का सेक्शन क्या है? सेक्शन 14। कंसेंट यानी सहमति 13, फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति सेक्शन 14। और सेक्शन 14 में यही कहा गया है कि एक सहमति को उस दशा में स्वतंत्र कही जाएगी जब वह निम्न से प्रभावित न हो। अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, जब वो निम्न चीज़ों से प्रभावित न हो। फर्स्ट है कोअर्सन, इसका सेक्शन भी याद रखो, सेक्शन 15। कोअर्सन का क्या मतलब है? उत्पीड़न, धमका देना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि आपने बंदूक रख के कंसेंट ले लिया, तो इसे हम फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन याद रखो, सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव का क्या मतलब है कि जो दूसरी पार्टी थी वो इस पोजीशन में थी कि वो उस पोजीशन का यूज़ कर सकती है। जैसे आपकी तबीयत खराब है और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि ये 10,000 रुपये का जो जांच है ये आपको कराना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो डॉक्टर है वो इस पोजीशन में है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपको कुछ नहीं हुआ है लेकिन उसने पैसे कमाने के लिए आपसे ये कह दिया कि आपको ये जांच करना होगा, क्योंकि उस जांच में उसका कमीशन भी इंक्लूडेड है। तो इसे हम फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे। फ्रॉड कर देना, छल कपट, आप जानते ही हैं, इसका सेक्शन है 17।
नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं असत्य या मिथ्या वर्णन। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 18। इसके अलावा एक और टर्म आता है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है बट मैं आपको बता देता हूँ, मिस्टेक, गलती। सेक्शन 20 एंड 22। यहाँ पे ध्यान रखना कि फ्रॉड आप जानबूझ के करते हो, मिस्टेक आपसे हो जाती है, गलती आप जानते हो, आप इंटेंशनली वो चीज़ नहीं करना चाहते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब आप समझ ही रहे हो कि असत्य है, एक तरीके से गलत तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। और बेलमेंट, इसका सेक्शन याद रख लो, सेक्शन 148। तो सेक्शन 14 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा भी मिस्टेक को भी इंक्लूड किया जाता है कि एक सहमति को उस दशा में स्वतंत्र कही जाएगी जब वह निम्न से प्रभावित न हो: उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, छल या कपट, असत्य, गलती। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये 5 चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है तो उस कंसेंट को हम फ्री कहेंगे। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4 ओनली। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन हैं बेलमेंट, प्लेज, प्लेजी, पॉनी। देखिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं तो सारी चीज़ों को हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? निक्षेप। सेक्शन याद कर लेते हैं, सेक्शन 148। प्लेज को बोलते हैं गिरवी, सेक्शन क्या है? 172। सबसे पहले जान लेते हैं बेलमेंट क्या होता है। मैं लॉ की जो डेफिनेशन होती है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं लॉ पढ़ाऊँ तो उस डेफिनेशन में जो दी गई हैं बातें मैं उस तरीके से आपको समझाऊँ, ताकि लॉ को आप समझने की कोशिश करें उस तरीके से जिस तरीके से लॉ बुक्स में दी गई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले एग्जांपल से बता देता हूँ, उसके बाद जो डेफिनेशन दी गई है उस पर हम बात करेंगे। सपोज़ कर लीजिए मिस्टर एक्स हैं, या आप यहाँ पे अपने आप को भी एज्यूम कर सकते हैं मिस्टर वाई। आप यहाँ पे अपने आप को सपोज़ कर लीजिए कि आप कॉलेज जा रहे थे बाइक से आप जा रहे थे और अचानक आपकी बाइक जो है वो ख़राब हो गई। तो जाहिर सी बात है कि आप बाइक को रिपेयर करेंगे। तो आपने अपनी बाइक को रिपेयर कराने के लिए मिस्टर वाई को दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे दिया का क्या मतलब है? यहाँ पे आपने फिजिकल पोजीशन दिया, जो भी एसेट है उसका ट्रांसफ़र किया आपने। लेकिन ध्यान रखना यहाँ ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। आपने अपनी बाइक को डायरेक्टली वाई जो है मैकेनिक है उनको आपने दे दिया और बोला कि अगर मेरी बाइक बन जाएगी तो आप मुझे वापस दे देना। बदले में जाहिर सी बात है कि वो कुछ अमाउंट लेंगे। सपोज़ कर लेते हैं 1000 रुपये का खर्चा है। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। डेफिनेशन में क्या दिया गया है? सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य से इस अनुबंध पर वस्तु की सुपुर्दगी करता है कि उस उद्देश्य के पूरा हो जाने के बाद वस्तु उस व्यक्ति को वापस लौटा दी जाएगी। यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य से वस्तु की सुपुर्दगी कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है गुड्स का। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है ये पर्सनल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ट्रांसफ़र किया जा रहा है फिजिकल पोजेशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही। आप उसको मालिक नहीं बना रहे हो, आपने सिर्फ बोला है कि बन जाएगा तो वापस कर देना मुझे। तो ऐसे वस्तु के सुपुर्दगी को हम निक्षेप या फिर बेलमेंट कहते हैं। समझ में आया? आप डेली बेसिस पे देखो, जैसे मम्मी लोग हैं वो ज्वेलरी वगैरह रिपेयर कराने के लिए देती हैं, या हम कुछ भी रिपेयर करने के लिए देते हैं। सपोज़ कर लो कि हमारा शर्ट फट गया है, हमने टेलर के पास हम गए, हमने उसको बोला कि रिपेयर करके हमें दे दो। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी है इसे ही हम बेलमेंट कहेंगे। समझ में आया आपको? अब बात करते हैं प्लेज की। प्लेज मतलब होता है गिरवी रख। फिर से एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी ओनर होगा पर्सनल प्रॉपर्टी का उसे हम बोलते हैं बेलर, और जिसके पास हम प्रॉपर्टी को रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बेली। बेलर, बेली, ठीक। तो मैं आपको प्लेज बता रहा था। तो सपोज कर ले कि मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स आप अपने आप को मान सकते हैं,
मिस्टर वाई मान लेते हैं यूबीआई बैंक है। अगर आपको लोन चाहिए, लोन कितने का चाहिए, सपोज कर लेते हैं 10 लाख रुपए का आपको लोन चाहिए। यूबीआई जो है बैंक है, उसने बोला कि ठीक है मैं आपको 10 लाख तो दे दूंगा, लेकिन बदले में एज अ सिक्योरिटी आपको कुछ रखना पड़ेगा। आपने बोला ठीक है कि हमारे पास हाउस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हाउस प्रॉपर्टी पेपर, ठीक है, घर के कागजात हैं, उसको हम गिरवी रख दे रहे हैं। आपको 10 लाख लोन की ज़रूरत थी, उसके लिए आपने घर के जो कागज़ हैं वो बैंक में डिपॉजिट कर दिए या बैंक को दे दिए। आपने कहा कि जैसे ही मैं लोन का पेमेंट कर दूंगा आप मुझे मेरे जो घर के कागज़ हैं वो वापस कर देना। यहाँ पर ध्यान रखना, घर को गिरवी नहीं रखा जा रहा डायरेक्टली, मतलब फिजिकल पोजीशन नहीं रखा जा रहा है, बट उसका एक सिंबल रखा जा रहा है। समझ आ रहा ना। यहाँ पे जैसे गाड़ी में क्या था, फिजिकली आपने गाड़ी को दिया वहाँ पे, लेकिन प्लेज में क्या होता है कि हम एक सिंबल के तौर पे, जैसे गाड़ी की चाबी होती है ना, उसी तरीके से घर की जो कागजात हैं, जो घर के कागज हैं, वो हम बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं एज अ सिक्योरिटी, कि जैसे ही हम लोन का पेमेंट करेंगे हमें वो कागज़ वापस मिल जाएगा। तो जो भी एसेट का ओनर होता है इसे हम बोलते हैं पॉनर। पॉनर का क्या मतलब है, द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स एज सिक्योरिटी, ठीक है। और जिसको हम डिलीवर करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, पॉनी। तो ये टर्म आपको क्लियर हो गया, ठीक है। जिसको हम गुड्स डिलीवर कर रहे हैं सिंबल के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं पॉनी। समझ में आया आपको। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। देखिए ये प्लेज की जो डेफिनेशन है उसी को उठा के दे दिया गया है। डेफिनेशन क्या है, किसी ऋण के भुगतान या किसी वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में रखी गई, यानी एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, रखी गई वस्तु का निक्षेप प्लेज या गिरवी कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्लेज। समझ में आया। प्लेज जैसा कुछ भी नहीं होता है, बेलमेंट मैंने आपको समझा दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में आपके सामने कुछ सेक्शंस दिए रखे हैं। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है और ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है कोअर्जन। तो मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। कंसेंट का सेक्शन क्या है, 13। फ्री कंसेंट का सेक्शन क्या है, 14। कोअर्सन का सेक्शन क्या है, 15। फ्रॉड का क्या है, 17। तो आपको पता है कि कोअर्सन का सेक्शन क्या है, सेक्शन 15। फ्रॉड का क्या है, 17। बेलमेंट का क्या है, 148। प्लेज का क्या है, 172। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 31। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे एक टर्म दिया गया है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए किसी चीज़ों पे हम डिपेंड कर रहे हैं। ध्यान रखना, किसी चीज़ के होने या न होने पे हम डिपेंड करते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अनुबंध जो किसी घटना के होने या न होने पे निर्भर करती हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स जो है वो वाई से कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, लिख भी दे रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें बेच दूंगा अगर तुम लॉटरी जीत जाते हो, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कहता है कि मैं अपने लैंड का एक प्लॉट जो है वो आपको बेच दूंगा इफ़ यू विन अ लॉटरी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जो डिपेंडेंसी है वो किस बात पे है कि वाई जो है वो लॉटरी जीतता है या नहीं जीतता है। अगर जीतेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं जीतेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट।
क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब कोई एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल है, लेकिन वो किसी एक या एक से अधिक पार्टी के ऊपर ये ऑप्शन है कि उसे वो इन्फोर्स कर सकता है, लेकिन दूसरे पार्टी या पार्टीज के तरफ नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट? तो सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2J के अंतर्गत। देखिए जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं वो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ अनुबंध का क्या मतलब है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड या व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, ऐसा नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो इन्फोर्सिबल रहता है पर बाद में वो इन्फोर्सिबल नहीं रहता। तो जब से वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता तभी से उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ का क्या मतलब है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने कार बेचने का एग्रीमेंट किया और मिस्टर वाई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। 1 लाख रुपए का प्राइस था। ये ऑफर एक्सेप्टेंस सारी चीज़ें हो गई, आपको पता है। तो मिस्टर वाई जो थे वो स्मार्ट थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले मैं स्टार्टिंग में 50,000 रुपया दे देता हूँ, 50,000 रुपया बाद में दे दूंगा। तो स्टार्टिंग में 50,000 का पेमेंट किया गया, रिमेनिंग 50,000 जो था वो वाई ने पेमेंट नहीं किया और वो 1 साल 2 साल तक ऐसा करते रह गए। तो मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि यार बहुत हो गया, अगर अभी आप पेमेंट नहीं करोगे तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। तो यहाँ पे इन्फोर्सिबल बाय लॉ का क्या मतलब है कि अगर मिस्टर वाई रिमेनिंग अमाउंट को अगर पे नहीं करते हैं तो मिस्टर एक्स उस अमाउंट की रिकवरी कोर्ट के थ्रू करा सकते हैं। वो कोर्ट जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, सू कर सकते हैं वाई को। तो इसे हम बोलते हैं इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा जा रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्टिंग में इन्फोर्सिबिलिटी होती है बट बाद में नहीं रहता है। तो जिस टाइम से इन्फोर्सिबिलिटी बंद हो जाती है उसी टाइम से उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मिस्टर एक्स जो हैं वो मिस्टर वाई को अपनी कार बेचने के लिए तैयार है। मिस्टर वाई भी 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। लेकिन कुछ दिन के बाद मिस्टर एक्स कहते हैं यार कि मुझे अपनी जो कार है वो नहीं बेचनी है यार। मिस्टर वाई भी कहते हैं कि हाँ यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जब होगा तो करेंगे, अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्मिनेट कर देते हैं। अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्मिनेट कर देते हैं। तो जिस टाइम से वो टर्मिनेट किया जाएगा उसी टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? जो लॉ के द्वारा लीगली इन्फोर्सिएबल हो, लीगली इन्फोर्सिएबल हो बाय लॉ, तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देखिए मर्केंटाइल लॉ में या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो हमेशा लीगल चीज़ों के लिए किया जाएगा। जब आप एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल चीज़ों के लिए किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप ड्रग्स बेचने के लिए या किसी का मर्डर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ऐसा लॉ में नहीं माना जाता बेसिकली। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। अब नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई है सेक्शन 2I के अंतर्गत। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? व्यर्थनीय अनुबंध। वॉइडेबल का क्या मतलब है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट इसे वॉइड बनाया जा सकता है। ध्यान रखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड नहीं है। वॉइड नहीं का मतलब व्यर्थ नहीं है लेकिन उसे वॉइड बनाया जा सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। डेफिनेशन में क्या दिया गया है? डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि जब एक अनुबंध एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर लागू हो लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर लागू न हो तो उसे व्यर्थनीय या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। स्पेस यहाँ पे नहीं है, छोटा सा लिख देता हूँ। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स उन्होंने अपनी बाइक मिस्टर वाई को बेचा। मिस्टर वाई जो है
20,000 में ये बाइक खरीद लिया। आप सोच रहे होगा सर 20,000 में कौन सी बाइक आएगी, तो मान लेते हैं कि ये जो बाइक है वो सेकेंड हैंड है, पुरानी बाइक है, लेकिन मिस्टर एक्स जो है वो बाइक बेचते समय कुछ इन्फॉर्मेशन छिपा लेते हैं मिस्टर वाई से। मिस्टर वाई का जो मेन कंसर्न था वो ये था कि गाड़ी का जो इंजन है वो अभी तक खुला है या नहीं खुला है। अगर खुला होगा तो मैं इस बाइक को परचेज़ नहीं करूँगा। ठीक है, मिस्टर वाई ने ये मिस्टर एक्स से कहा। मिस्टर एक्स ने कहा नहीं नहीं, बाइक का इंजन अभी तक नहीं खुला है, इंजन फर्स्ट क्लास का है, आप खरीद सकते हो। मिस्टर वाई ने 20,000 अमाउंट दिया, बदले में बाइक अपने घर लेके चले गए। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आया है कुछ दिन बाद, तो वो मैकेनिक के पास गए और मैकेनिक से बोला कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं इसका इंजन तो नहीं खुला है। मैकेनिक ने बोला कि सर इस बाइक का इंजन तो मैंने ही खोला है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अब एग्रीव्ड पार्टी कौन है, यानी पीड़ित पक्षकार कौन है, किसको लॉस हुआ है, मिस्टर वाई को। तो अब मिस्टर वाई के हाथ में ये एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, ये कहते हुए कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपसे पूछा था कि इस बाइक का इंजन खुला था या नहीं, आपने झूठ बोला, आपने ये बोला कि इस बाइक का इंजन अभी तक नहीं खुला था, बट रियलिटी ये है कि इस बाइक का इंजन खुल चुका है। तो इस बेसिस पे जो मिस्टर वाई हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को ही हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देखिए डेफिनेशन दिया गया आपको कि एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल। अब ऐसे परिस्थिति में वाई जो है वो कोर्ट जा सकते हैं, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। यहाँ पे मिस्टर एक्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कोर्ट चले जाएं। समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्टली आपका डेफिनेशन दिया गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि दिया गया है सेक्शन 2I के अंतर्गत। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के फॉर्मेशन के संदर्भ में कौन सी चीज़ें सही हैं, जो कि दिया गया है सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एक एक करके सारे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फर्स्ट है 7 and more persons where company formed is to be public company. 2 or more persons where the company is to be formed to be a private company. 1 person where the company to be formed is to be 1-person company. 5 or more person where the company formed is to be public company. ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो देखिए सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 lays down the provision for the formation of different types of companies in India. सेक्शन 3 जो है कंपनीज एक्ट का वो ये बताता है कि अलग अलग तरीके की जो कंपनी, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1-person कंपनी, उनका फॉर्मेशन किस तरीके का होगा, उससे रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो दिए गए। तो सारे ऑप्शंस को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि 7 या 7 से अधिक अगर लोग होंगे तो हम पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। तो सही बात है, इसमें गलत क्या है? पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 होने चाहिए कि 7 मेंबर्स जो है मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट दिया है 2 या 2 से अधिक पर्सन हैं तो हम प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। तो ये भी सही है। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने हैं? 2 और मैक्सिमम कितने हैं? 200। मैक्सिमम भी याद रखना, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिनिमम पूछा है तो 2 होने चाहिए। और तीसरा दिया गया 1-person कंपनी के लिए 1 पर्सन या 1 मेंबर जो है वो सफिशिएंट है, तो ये भी सही है। और चौथा दिया गया 5 से अधिक पर्सन होंगे तो पब्लिक कंपनी होगा। 5 से अधिक हैं तो होंगे ज़रूर, लेकिन मिनिमम 7 होने चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 and 3 ओनली। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द प्रोविजंस सेक्शन वाइज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे प्रोस्पेक्टस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आर्टिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। इनको आपको सेक्शन वाइज असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। देखिए कंपनी में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें और कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो सारे सेक्शंस देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 23 to 42 ये बात करता है प्रोस्पेक्टस की। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7 में बात की गई है। आर्टिकल्स की बात की गई है
सेक्शन 5 में, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बात की गई है सेक्शन 3 में, और सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो सेक्शन 20 के अंतर्गत बात की गई। यानी सबसे पहले तो आपका 4 होगा, ठीक है, उसके बाद आपका 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर आपका ये होगा और फिर लास्ट में ये। तो सबसे पहले 4 होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आया? अगर आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जितने भी लेक्चर अभी तक अपलोडेड हैं उन सारे लेक्चर की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।